चलें जी। तो मैं ये बता रहा था कि मशीन लर्निंग का कोर्स है, ठीक है, और मशीन लर्निंग काइंड ऑफ इस वक्त बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड्स में से है, जो कि स्काई रॉकेट कर रही है फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स और सो, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डाउन चल रही थी, ठीक है। उसकी वजह भी मैं भी बताता हूँ। तो मशीन लर्निंग जो है बेसिकली एक बड़ी फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर एक सब फील्ड है मशीन लर्निंग, उसके अंदर एक सब फील्ड है डीप लर्निंग, और जो बूम आया ज़्यादा वो डीप लर्निंग में आया। जब हम आप जितने थे ना उस वक्त 2-4 प्रॉब्लम जो थे ना वो बड़े मुश्किल समझे जाते थे, जिनमें से एक था फॉर एग्जांपल फेस रिकग्निशन है। तो फेस रिकग्निशन के आप वीडियो से तस्वीर बना रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, लेकिन बंदा आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन है, ठीक है। तो अब कहने को हमारी आंखें तो अल्लाह मियाँ ने पता नहीं कैसे बनाई हैं कि वो आंखें प्लस दिमाग का कॉम्बिनेशन कि जो वो फ़ौरन से गेज कर लेता है, लेकिन उस वक्त ये मसला होता था कि आप किस चीज़ पर ट्रेन करें, हम एक्चुअली क्या देख रहे होते हैं किसी चेहरे में, हमें खुद भी नहीं पता होता, ठीक है। हम ट्यून हुए होते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता हम क्या देख रहे हैं, लेकिन हमें पता चल जाता है, ठीक है। इवन 2 बंदे बड़ा डिफरेंट देख रहे होते हैं, बाज़ का 2 बंदे आपके साथ शायद कभी ये हुआ हो कि एक बंदा कहेगा यार इसकी शक्ल तो बिल्कुल वैसी है, और आप कहें नहीं यार वैसी तो नहीं है, ठीक है। यानी किसी और को मिलता जुलता लग रहा होता है, लेकिन आपको मिलता जुलता नहीं लग, क्योंकि आप उसके चेहरे पे कोई और फीचर्स देख रहे हैं जिस पे आपकी आंखें ट्रेन हुई हैं, ठीक है। तो हर एक का एक अपना अपना मैकेनिज्म चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो कह लें कि ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा ऐसा समझा जाता था जो कि प्रॉपरली सॉल्वेबल नहीं समझा जाता था, कि शायद आप उस लेवल तक ना पहुंच सकें जो ह्यूमन लेवल का है। लेकिन अब पिछले 6-7 साल से ऐसे सिस्टम आ रहे और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप खुद जाके ये करना चाहें तो मशीन लर्निंग के टूल्स यूज़ करते हुए बना बनाया नेटवर्क उठाएंगे और उसके ऊपर अपने आप को ट्रेन कर लेंगे, और ठीक है, जिस तरह फेसनेट एक नेटवर्क है, ठीक है, जो कि ये काम करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर उसकी बड़ा हो तो फॉर एग्जांपल अब ये हमने अपने ऊपर लैब में हर बंदा जो आता जा रहा है उसको फ़ौरन से आइडेंटिफाई करके ऊपर बॉक्स यानी मुंह पहले, यानी इसमें 2 प्रॉब्लम हो रहे हैं। पहली चीज़ ये कि फेस आइडेंटिफाई किया जाए कि वीडियो में फेस है कहाँ, ठीक है, ये एक अलग प्रॉब्लम है, और वो फेस है किसका वो एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ये 100% ही कर रहा है, मेरा ख्याल है कोई एक आध फ्रेम में किसी को किसी और से कंफ्यूज किया हो तो किया, ठीक है। तो ये अब बड़ा इजी हो गया है, ठीक है। इसमें हमने स्क्रैच से कुछ खास डिज़ाइन नहीं किया था, हमने जो एग्जिस्टिंग न्यूरल नेटवर्क जो कि मशीन लर्निंग का एक प्रॉब्लम है जो हम देखेंगे वो यूज़ किए और उनको यूज़ करते हुए ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। बट हमारा काम था इसको ऑप्टिमाइज करना, अपने चेहरों पर ट्रेन करना। हमने कुछ थोड़ा सा इधर उधर देखते हुए वीडियो बना ली और कहते हैं ताकि डिफरेंट एंगल पे ट्रेन हो जाए, ठीक है। तो वो क्यों पॉसिबल हुआ, वो इसलिए क्योंकि डीप लर्निंग में पिछले कुछ अरसे पहले कुछ ऐसी टेक्निक्स आ गई थी, ठीक है। ऑल्दो कई सारी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, लेकिन अगर मेरा हिसाब से जो सबसे बड़ा काम हुआ है पिछले कुछ अरसे में वो इसके अंदर एक ख़ास टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स हैं जिनको कहते हैं CNNs, ठीक है, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। स्पेलिंग मेरे गलत भी हो सकते हैं, बट एनीवे मुझे भूल जाता है, यू पहले आता है ठीक। सो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, सो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं सारे, तो यू ऑलरेडी नो कि कन्वोल्यूशन क्या होती है, ठीक है। तो ये वही वाली कन्वोल्यूशन है, ठीक है, बट काइंड ऑफ लिटिल बिट ईजियर, लिटिल बिट डिफरेंट, लेकिन ये एक कह लो कि एक टाइप ऑफ नेटवर्क थे जिन्होंने बहुत बुरी मार मारी बाकी सारे एल्गोरिथम्स को समझे, ठीक है। यानी कि तो कहानी कुछ यूँ है कि जब हम आप जितने थे तो उस वक्त न्यूरल नेटवर्क के मुतालिक हमारे जो ऊपर सुपरवाइज़र वगैरह होते थे हम उन्हें कहते थे कि यार न्यूरल नेटवर्क का प्रोजेक्ट करें,
वो कहते थे यार न्यूरल नेटवर्क जो है ना बस किसी ने पेपर छापना हो तो यूज़ कर लेता है और वरना इसमें कोई ज़्यादा दम हम नहीं रहा, ठीक है। तो ये 20 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन 2-3 लोग थे जो न्यूरल नेटवर्क की दुनिया में काम करते रहे, ठीक है, जिनमें से एक का नाम है जॉन लेकॉन, एक का नाम है जेफ हिंटन और एक है योशुआ बेंजियो। आई गेस इनके भी स्पेलिंग में कुछ गलत कर सकता हूँ। ये 2-3 लोग थे जो कि न्यूरल नेटवर्क फील्ड पे काम करते रहे, ठीक है। अराउंड 2009-2010 एक कंपटीशन हुआ करता था इमेज नेट के नाम से, ठीक है। बहुत सारे इमेजेस थे, ठीक है, और उनमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि इमेज में क्या चीज़, ठीक है, किसकी तस्वीर है, क्या है, ठीक है। तो उस इमेज नेट के कंपटीशन में जेफ हिंटन ने अपने कुछ स्टूडेंट्स को कहा कि यार इसमें तुम CNN अप्लाई करके देखो, ठीक है। तो वो कंपटीशन पिछले कुछ साल से चल रहा था, लेकिन उसमें मसला ये था कि आप जो बेस्ट से बेस्ट टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे वो समझो कि 0.1% इम्प्रूवमेंट आ रही हो या 0.2% इम्प्रूवमेंट आ रही हो। आप 89 पे हैं तो 89.1 हो गए, 90 पे हैं तो 90.2 हो गए, इस तरह से, ठीक है। तो उन स्टूडेंट्स ने जब ये इम्प्लीमेंट करके उस पर चलाया तो वो समझो कि 3-4 पॉइंट्स का जंप आ गया, यानी जो 90 होगा तो वो 94 पे पहुंच गया। लेट्स, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं, बट दैट आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि हुआ क्या, ठीक। तो उसके बाद ये हुआ कि थोड़ा सा लोगों ने कहा कि ये क्या हुआ है, ये इतने सालों से हम कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी सी जंप आ रही है, तो इतनी बड़ी जंप कैसे आ गई, ठीक है। और वहाँ से इसको काइंड ऑफ एक स्पार्क मिला जो फिर लोगों ने कहा कि इसको और फील्ड्स में भी अप्लाई करना शुरू करते हैं, और फिर कहते हैं उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स पर अप्लाई किया और काइंड ऑफ फेस रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन, ट्यूमर डिटेक्शन और इस किस्म के वो बेबहा प्रॉब्लम्स है जिनमें ये अप्लाई हो रहा है। सो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि दिस इज़ दी ओनली टेक्निक, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो लिफ्ट आया है उसमें एक बड़ी वजह CNNs हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली AI इज़ अ मच बिगर फील्ड विद अ लॉट ऑफ अदर सॉल्यूशंस टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सारे प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होते, कुछ प्रॉब्लम्स पे ये अप्लाई करने के लिए अच्छा है, स्पेशली विजुअल रिकग्निशन के लिए, ठीक है, जब आपने चीज़ों को देख के आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये जो आपने किसी को देख के आइडेंटिफाई करना हो, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, कि आप क्लासिफाई करेंगे एक चीज़ क्या है, ये कौन बंदा है, ये आइडेंटिफाई करेंगे, या कौन सी ऑब्जेक्ट है, जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। ओके, सो बेसिकली वैसे ये जो जॉन लेकॉन है ना, इसने ये काम पहले भी किया हुआ था। आई एम नॉट श्योर इधर नेट चल रहा है कि नहीं, अगर चल रहा हो तो बहुत ही आला हो जाए, मुझे लगता है कि नहीं चल रहा है एनीवे। अदरवाइज मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, किसी से कनेक्ट होगा, मुझे ये इनके पासवर्ड्स नहीं याद तो हो सकता है ना कनेक्ट हो गया तो दिखा दूंगा। सो फॉर एग्जांपल जॉन लेकॉन ने ये काम किया था कि उसने एक नेटवर्क बनाया था जिसका नाम उसने रखा था लेनेट, ठीक है, यस दी नेट, ठीक है। फ्रेंच है बंदा, पीछे फ्रेंच है, अभी आजकल AI की जो फेसबुक की AI का हेड है आई गेस, ठीक है। तो उसने जो बनाया था ना वो एक बड़ा ही कहते हैं, ओके चल गया, लेट मी सी लेनेट, खुल जाए यार। हाँ, जॉन लेकॉन भाई ने जो है ना पासवर्ड लगा अच्छा चलो खैर, आई होप कि मैं कहीं पे इसको इसका आपको ना डेमो की बड़ी प्यारी सी वीडियो थी, ये 1993 की आई गेस कि ये वही वाली हो तो आप इसको अप्रिशिएट कर सकें। खुल रही है।
जितनी देर में खुलती है, ये करता ये था कि ये एक आपका ना डिजिट रिकग्निशन का वो था, ठीक है, कि आपने कोई डिजिट्स लिखे हैं तो उनको रिकग्नाइज कर सके। और हैंड रिटन जब लिखे हो ना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को नज़र आ रहे होते हैं सिर्फ पिक्सल की वैल्यूज़, ठीक है, हमारी आंखें तो फ़ौरन ही कर लेती हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये है, ठीक है, तो ये अब कैमरे से उसने किया तो उसने फ़ौरन नीचे से डिजिट्स रिकग्नाइज कर लिए, ठीक है। सो ये अभी 90s का काम है, ठीक है। तो सारे के सारे डिजिट्स जो हैं ये हैंड रिटन है, ठीक है। जो डिजिट्स आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी काफ़ी बुरा लिखा हुआ है बट स्टिल उसने 4687 कर दिया है, 4627, ठीक है। अब ये बहुत ही डिफरेंट शेप में लिखा हुआ है, उसने 4627 आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो ये बड़ा कहते हैं, ये मेरा ख्याल है जवान यौन लेको है, ठीक है, ये जो सामने बैठा हुआ, ठीक है। अब बूढ़ा हो गया थोड़ा। सो एनीवे, सो नॉट एग्जैक्टली द वन आई वाज लुकिंग फॉर। इसकी एक इन्होंने आप इसका सर्च करेंगे आपको और भी मिल जाएगा, जिसमें ना वो उन्होंने अच्छा भला उसके अंदर नॉइस डाला हुआ है, 7 डॉट्स डाले हुए हैं, जिसमें समझ नहीं आ रही, लेकिन आपको आंखों से समझ आ जाती है कि ये है, लेकिन वो स्टिल आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये कौन सा करैक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यॉन लेकॉन है, ये 98 में एक इसका पेपर था, जो कि बहुत ज़्यादा साइटेड पेपर है, और कहते हैं वो उसने इस वाले आइडिया को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ था फॉर डिजिट रिकग्निशन। तो जेफ हिंटन के स्टूडेंट्स ने जो काम किया था वो समझे एक तरह से उसको आगे लेकर के चले, और उन्होंने इमेज नेट पे अप्लाई किया, लेकिन ज़्यादा फेमस ये काम हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 2009-10 की बात है। और उसके बाद अब जो कंपटीशन होते हैं ना, अगर आप उसमें जाकर टॉप 10 देखेंगे ना, वो सब के सब भी कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स होंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका डिज़ाइन चेंज किया होगा कि अच्छा यार ज़्यादा लेयर्स डाल देते हैं, ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल्स पे ट्रेन कर देते हैं, ठीक है। इन तीनों को वो कौन सा जो कंप्यूटर वालों को अवार्ड, ट्यूरिंग अवार्ड मेरा ख्याल है मिला है लास्ट ईयर या उससे पिछले ईयर, ठीक है। तो क्यों फॉर देयर वर्क इन AI एंड मशीन लर्निंग काइंड ऑफ, ठीक। मैंने AI के साथ मेरे जो इनकाउंटर्स हुए हैं 3-4, मज़ीद मैं थोड़ा सा टाइम ज़ाया करके उसके बाद आगे जब, एक तो आपने जिस तरह ये फेस रिकग्निशन वाला देखा, ठीक है। वी हैव वर्क विद कंपनीज जो कि AI का हार्डवेयर बना रही हैं, ठीक है। तो अभी एक कंपनी है किनारा के नाम से, ठीक है, दे वर फॉर्मली Debian, ठीक है। तो इनके अब ये ARA1 प्रोसेसर के नाम से हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं AI ऑन दी एज, ठीक है। तो AI ऑन दी एज जो है वो उसका मतलब ये एक चीज़ होती है क्लाउड और एक चीज़ होती है एज। एज का मतलब है कि जो मेरे पास डिवाइस है, ठीक है, तो ये अब इसी के ऊपर ही, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे AI ऑन दी एज। अगर मैं इधर से इमेज पीछे भेजूँ किसी वेबसाइट को और वहाँ से प्रोसेसिंग होकर आए, तो उसको हम कहेंगे कि क्लाउड के ऊपर हो रहा है काम, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनका रीसेंट काम में तो हम नहीं थे, लेकिन इनका जब शुरू में काम चल रहा था तो हमने इनके प्रोसेसर को FPGA के ऊपर इम्प्लीमेंट करके उसकी मल्टी कोर और उसमें इनिशियल स्टेज में इनके साथ काम किया। तो उस वक्त मुझे AI से काफ़ी गैप के बाद दोबारा वास्ता पड़ा और हमने उसको यूज़ किया। इससे पहले हमने एक और OCR का एक प्रोजेक्ट किया था। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, कि आप तस्वीर खींचें और कहीं पे कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ लें, ठीक है। तो इसके प्रिंटेड के लिए तो बहुत अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हैंड रिटन के लिए उतने अच्छे नहीं हैं। तो फॉर एग्जांपल उसका एक बाय प्रोडक्ट था जिसको हम कहते हैं कि जिस तरह हमने एक फॉर्म प्रोसेसिंग की एक डेमो ये बनाया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कमरान ये इस पर कर दें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फॉर्म आप कोई फिल करें हैंड रिटन, तो अभी ये होता है ना कि वो हैंड रिटन फॉर्म को कोई बंदा डिजिटली पाकिस्तान में अक्सर कर रहा होता है कन्वर्ट, ठीक है। तो हमने इसका एक बनाया था कि फॉर एग्जांपल मैं एक फोल्डर सेलेक्ट करूं जिसमें एक ही तरह के फॉर्म पड़े हुए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमने
ये एआई ने या मशीन लर्निंग की बेस पे डिटेक्ट कर लिया कि क्या डिजिट्स हैं, क्या नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर आप उसको करेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल कभी कोई गलतियां, अकमल को उसने ए को क्यू समझा, ठीक है, तो ये आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमने कुछ नाम इसके चला के लिखे हूँ। ये इसकी एप्लीकेशन किस किस्म की हैं, आप कभी जाएँ क्या नाम है TCS पे जाएँ कुरियर करने, तो आपने देखा होगा कि आप पहले लिखते हैं, फिर वो उसको देख के दोबारा टाइप करता है, ठीक है। तो अगर वो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दे, आपने उसको फिल किया हो, आप उसको रखें, ऊपर कैमरा लगा हो, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके कि क्या है उसको स्क्रीन पे ले आए, तो उस बंदे का आधा काम ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जिस तरह हज की दरख्वास्तें मारी जाती हैं, ठीक है, तो अब हज की पता नहीं कितने लाख दरख्वास्तें आई हैं, तो उसको प्रोसेस करना है, तो अब वो कोई उसको डिजिटाइज करता होगा, आई होप, या होप तो नहीं कहना चाहिए, हो सकता है ना ही करते हो, कागज़ों में ही हो, लेकिन आई गेस के वो करते होंगे। तो उसको करने का एक तरीका ये हो सकता था कि एक आप ऐसा सिस्टम बना लें। तो दिस कुड बी अ वेरी गुड FYP एज वेल। आप लोग 7th सेमेस्टर में, तो आप लोगों में से अगर किसी ने फाइनलाइज नहीं किए हुए आइडियाज़, तो दिस कुड बी एन FYP, क्योंकि आजकल ये मोबाइल अवेलेबल है, ठीक है। तो आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म डिज़ाइन कर लें। ये जिस तरह ये जो डिज़ाइन हुआ था, इसके साइड पे हमने 4 मार्कर रखे हुए थे, तो आप तस्वीर खींचें तो उन मार्कर के ज़रिए हम स्ट्रेटन कर देते हैं। अब हमें पता होता है एग्जैक्टली किस जगह पे देखना है, और उधर से आपने सीधा सीधा उठा लिए अपने करैक्टर्स और उनको फिर आइडेंटिफाई कर लिया। और ये इस सेमेस्टर का प्रोजेक्ट भी हो सकता है। सेमेस्टर प्रोजेक्ट में ये नहीं कहूँगा पूरा सिस्टम, बिकॉज उसके अंदर तो ज़रा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप कह लें कि करैक्टर रिकग्निशन टाइप की कोई चीज़ बना सकते हैं। इसमें जहाँ पर हम फंसे थे, इसकी हमने एक ऐप बना के रखी हुई है, स्कैन एंड स्क्राइब के नाम से है, जो एंड्रॉयड पे भी iOS पे भी है, लेकिन आई डोंट नो, हमने बहुत अरसे से अपडेट नहीं की, तो लेटेस्ट वाले पे चले ना चले ये मुझे श्योर नहीं, क्योंकि ये 2012-13 में किया था। तो हुआ ये था कि 2012-13 में हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, और उसी वक्त इसका कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स का बूम आया था, और उस वक्त मैंने फिर ये मशीन लर्निंग पढ़ी थी उस प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो आज फिर इधर आपको पढ़ाने के लिए इस वजह से मैं खड़ा हूँ, अदरवाइज मैं आपको ना पढ़ा रहा होता इससे, ठीक है। तो उस वक्त हमें मिड प्रोजेक्ट ये पता चला था कि ये नए नए आ रहे हैं CNNs, ठीक है। इनकी वजह से हमने जो 2-3 महीने का काम किया था वो हमें डिस्कार्ड करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि CNNs से पहले जो नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क में आप ये करते हैं कि आप खुद आइडेंटिफाई करते हैं कि यार मैंने क्या क्या फीचर्स देखने हैं, तो हमने उस फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए पूरे एल्गोरिदम्स डेवलप किए हुए थे, और बाद में हमने, क्योंकि वो एफर्ट की हुई थी, तो हमने ये कोशिश की कि हम कमेटीज़ बना लें कि 10 CNN चल रहे हैं और साथ 2-3 ये वाले भी चल रहे हैं जो दूसरे तरीके से बने हुए हैं, और ये मिल के डिसाइड करें। बट CNN जो है ना, ये ऐसे कोई कह लो कि ज़बरदस्त हैं कि इनकी कमेटी बना लो तो अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन वो जो दूसरे एल्गोरिदम थे वो उसका रिजल्ट ख़राब ही कर रहे थे, ठीक है। तो इवेंचुअली हमने फिर उसको अलहदा कर दिया, हमने कहा यार नहीं, CNN बेस्ड ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो भी हमने डेमो से चलाया था ये CNN बेस्ड ही चल रहा था, ठीक। ओके, सो इनफ ऑफ बैकग्राउंड, मेरा ख्याल, लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्चुअल थिंग। तो ये 3-4 नाम है। इसके अलावा एक बड़ा मशहूर नाम है एंड्रयू इंग, ठीक है। ये क्यों मशहूर है कि ये स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, और मशीन लर्निंग पे जो सबसे पॉपुलर कोर्स है वो इनका है, ठीक है। सो आप अगर सर्च करेंगे जी मशीन लर्निंग का सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स कौन सा, कोर्सेरा का सारों ने नाम सुना हुआ है, राइट। सो कोर्सेरा की सक्सेस जो है ना, वो एंड्रयू इंग के मशीन लर्निंग का कोर्स, उसमें एक बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है, उसका, ठीक है। सो एंड्रयू इंग का जो मशीन लर्निंग का कोर्स है वो 2011 में आया था, आई गेस। सो अब उसको वैसे तो थोड़े 10-11 साल हो गए, 11 साल हो गए, सो थोड़ा सा स्टेल हो गया, थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन स्टिल प्रॉब्ली इट्स द बेस्ट कोर्स अवेलेबल ऑन मशीन लर्निंग, ठीक है। कोर्सेरा पे है, फ्री है, आप लोग भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने भी जब 2011-12 में मशीन लर्निंग सीखनी थी तो यही कोर्स किया था। 1-2 इसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो ये है कि ये कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स तक नहीं जाता, उससे पीछे रुक जाता है, यानी न्यूरल नेटवर्क्स इसमें कवर होते हैं बट कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स कवर नहीं होते। दूसरी शॉर्ट कमिंग ये है कि 2011 तक अभी मशीन लर्निंग के टूल्स इतने इवॉल्व नहीं हुए थे, तो इन्होंने जो बीच में यूज़ किया हुए हैं टूल्स वो मैटलैब या ऑक्टेव हैं,
ठीक है। सो आप लोग सारे मैटलैब की लैब्स की हुई हैं आपने, राइट, ठीक है, सिग्नल सिस्टम में, डीएसपी में, तो हमारे लिए तो ये एक प्रो बन जाएगा। लेकिन अगर आपने असल में मशीन लर्निंग में काम करना है तो वो अब मैटलैब में कोई नहीं करता, ठीक है। सो मैटलैब का काम सिग्नल प्रोसेसिंग की दुनिया में तो चल रहा है, लेकिन मशीन लर्निंग की दुनिया में मैटलैब नहीं हो रहा। सो इन्होंने ऑक्टेव जो है ना, ऑक्टेव इज़ अ फ्री वर्जन ऑफ मैटलैब, यानी कि मतलब मैटलैब का तो नहीं है, एक ओपन सोर्स टूल है जो मैटलैब के कोड से कंपैटिबल बना हुआ है, ठीक है। तो मैटलैब की तो मार्केट ख़राब कर होगा, लेकिन एनीवे अगर आप, क्योंकि मैटलैब असल में काफ़ी महंगा टूल है, ठीक है। अगर कहते हैं एजुकेशनल लाइसेंस सस्ते होते हैं तो यूनिवर्सिटियाँ उसको सस्ते में ले सकती हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली मैटलैब यूज़ करें तो ये काफ़ी महंगा टूल है, ठीक है। तो और फिर जिनके पास पैसे नहीं होते तो वो ऑक्टेव यूज़ करते हैं। तो जिस तरह जब हमने कंपनी स्टार्ट की तो शुरू में हमने फिर ऑक्टेव पर डेवलपमेंट की गई, मैटलैब के तो पैसे नहीं है हमारे पास, फिर थोड़े से आ गए तो फिर हमने मैटलैब का कोई छोटा मोटा लाइसेंस ले लिया। अच्छा, लेकिन ये है कि जो मशीन लर्निंग की दुनिया में यूज़ होती है वो पाइथन है, ठीक है। पाइथन आप लोगों ने कभी यूज़ किया है? ओके, सो अब मेरे पास एक ये क्वेश्चन ध्यान में था कि मैं पाइथन पे लगाऊं तो ये ना आप लोग फंस जाएं, ठीक है, लेकिन पाइथन पे ना लगाऊं तो आप इसको, यानी इसके सिंटेक्स में आप पहले से कुछ फेमिलियर है, राइट। हमने जो ज़्यादातर चीज़ें पढ़नी है वो उनकी डेप्थ पढ़नी है, तो उसमें लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी कौन सा यूज़ करें, बट मैं कोर्स में किसी टाइम पे आकर पाइथन यूज़ करना का इरादा है मेरा, क्योंकि ये मैं पहली दफ़ा पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि हमारी स्पीड क्या रहती है, ठीक है। तो अगर हमारी स्पीड ठीक रह रही हुई और सबकी रीजनेबल ग्राफ चल रही हुई तो मैं पाइथन बीच में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिलीव मी। इसके अंदर ना पाइथन भी मैटलैब की तरह ना जो कॉमन सेंस का सिंटेक्स होता है ना वही होता है, ठीक है। तो और लेकिन इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनको आप यूज़ करके क्या लेंगे 10 लाइनों में बड़ा अच्छा सा न्यूरल नेटवर्क खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो लेकिन इस कोर्स का मकसद वो बहुत से लोग कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इस कोर्स के बाद जो मैं चाहता हूँ आप लोगों में कैपेबिलिटी हो कि आप वो जो नेटवर्क बनाएं आपको उसके पीछे इंट्यूशन हो कि मैं बना क्या रहा हूँ और मुझे क्या चेंज करनी चाहिए इसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं, वो थ्योरी नहीं बढ़ाते, वो कहते हैं कि यार ये लो जी पाइथन इंस्टॉल करो, उसके ऊपर ये वाली साइकिट जो है उसको करो, इंपोर्ट करो या केरास इंपोर्ट करो और उसके बाद आप जी 4 लाइनें लिखो तो ये आपका पहला नेटवर्क, विच इज़ गुड इटसेल्फ। जिस तरह हम हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम बना लेते हैं ना, तो एक हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसमें चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं, ठीक है। इवेंचुअली अगर आपने एक नेटवर्क बनाना है और हम चाहेंगे कि हमें वो भी आए, ठीक है, ये ना हो कि हम उससे हट करें, लेकिन कोर हमारा मकसद ये नहीं है, तो इस वजह से मैं अभी इसी को फॉलो कर। और आप क्योंकि कंप्यूटर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो बेसिकली, ठीक है, तो आपको उसका कि वो काम कैसे कर रहा है वो ज़्यादा अच्छे तरीके पर पता होना चाहिए, ठीक है। रिसेंटली मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स करवाए हैं जो कि AI एक्सेलरेटर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। AI एक्सेलरेटर या ML एक्सेलरेटर कह लो, इस तरह के कि आप FPGA के ऊपर ऐसा हार्डवेयर बनाएं जो कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को थोड़ा सा फास्ट कर देता हो, ठीक है। तो ये पिछले साल भी एक प्रोजेक्ट हुआ था, अगले साल वालों ने उसको इम्प्रूव किया था, ठीक है। हो सकता है अभी एक ग्रुप आप लोगों का भी है, उसका डिसाइड नहीं हुआ, ठीक है। उसी की बेस पे एक्चुअली मैंने ना ये एक विच कुड बी अ गुड आइडिया फॉर यू गाइस, ये एक है eFabless एक कंपनी है, ठीक है। और इनका ये सिस्टम है कि ना ये आपको गूगल के साथ पार्टनरशिप है और गूगल स्पॉन्सर करता है कि आप चिप बना सकते हैं, ठीक है। उसके खर्चे सारे गूगल पूरा करेगा, ठीक है। तो चिप बनाने का जो काम है ना वो बड़ा महंगा काम होता है वैसे, ठीक है। असल में तो आप चिप तब बनाते हैं जब आपने सस्ता चीज़ों को बेचना हो, लेकिन चिप बनाना महंगा काम क्यों है? बिकॉज आप बल्क में बनाते हैं, ठीक है। आप हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिप्स बनाते हैं, ठीक है। लाखों चिप होती हैं, वो अगर $1 मिलियन में पड़ी तो पर चिप जो है आपको कम डॉलर्स में पड़ेगी, $10 $20 में पड़ जाएगी, ठीक है। तो लेकिन मसला ये है कि अगर आपने एक भी बनानी हो ना तो वो भी काइंड ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की एटलीस्ट बात होती है, ठीक है, कि आपको इतना एटलीस्ट चाहिए।
तो 80 गरीबा को लेने पैसे कोई नहीं, ठीक है। तो उस हमारे लिए जो फिर एक ऑप्शन है वो ये है कि आप इधर कोई प्रोजेक्ट अपना डाल दें, ठीक है। तो मैंने इधर एक्चुअली डाला हुआ है एक, और इनमें चिप शॉर्टेज की वजह से वो अभी तक हुआ नहीं है, बट ये इधर ही जो इनका सेकंड शटल थी उसके अंदर मैंने एक RenML के नाम से बनाया था, रेंजाइम ML काइंड ऑफ जोड़ के, और ये ओपन सोर्स है, पड़ा हुआ है, विच कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कन्वोल्यूशनल नेटवर्क। तो इसमें ये 6-7 लेयर्स जो है ना पैरेलल में आपकी नेटवर्क की चल रही हैं, ठीक है। सो बंद कर दूँ। जो चिप बनती है उसमें एक फैब्रिकेशन प्लांट होता है, ठीक है, जो कि फैब्रिकेशन प्लांट को एक बहुत बड़े एरिया पर मुहित एक पूरा सेटअप होता है, और वहाँ पर काम बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वहाँ पर तो उसको चलाने की कॉस्ट ही इतनी आ जाती है, ठीक है। तो जिस तरह सबसे मशहूर जो है वो TSMC है ताइवान में, ठीक है, जो कि लीड कर रहा है, ठीक है। इंटेल वालों की अपनी फैब हैं, बाकी हैं। तो फैब आई गेस पाकिस्तान में एक कोई सरकारी फैब कभी लगी थी जो कि अब काफ़ी पुरानी होगी, ठीक है, लेकिन उसको चलाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास बहुत सी क्वांटिटी में ऑर्डर्स आ रही हों और फिर आप उसको चला सकें, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इस तरह की है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ इस किस्म के आपके FYP भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चिप अभी आई नहीं मेरे पास ठीक है, तो लेकिन ये हो सकता है कि कुछ अरसे में आ जाए भी फैब्रिकेट होके, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया, पिछले साल किया था ये मैंने कुछ एक दोस्त के साथ मिलके जिसने बैक एंड का काम किया और फ्रंट एंड का मैंने डिज़ाइन किया। तो इसका वेरिलॉग कोड अवेलेबल है, इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट कि जिसको बंदा एक आध और यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स मेरे साथ मिलके इसके साथ पिछले साल उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। मैंने इस पे RISC-V का एक कोर लगी हुई थी। RISC-V एक प्रोसेसर है, ठीक है, जिसके साथ वो AI एक्सेलरेटर लगा हुआ था, लेकिन वो जो अभी काम किया उन्होंने वो FPGA पे ले गए, Zynq प्रोसेसर के ऊपर लेके गए। तो इस किस्म के काम हम भी फ्यूचर में कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे, ठीक है। ओके, सो जो हमारा चलने का तरीका होगा वो ये होगा कि एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द कोर्स एंड प्रॉब्ली अ लिटिल बिट मोर, मुझे क्योंकि अभी टाइम का एग्जैक्टली नहीं पता हमें कितना लगता है, ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ ये वाला कोर्स। तो उसमें हम एंड्रयू इंग का जो कोर्स है उसको एज इज काइंड ऑफ फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसकी सारी थ्योरी उसी तरह हम उसको फॉलो कर रहे होंगे। और सो एक्चुअली आप में से कोई अगर आगे जाना चाहे तो वो पहले से जाकर आगे की चीज़ें देख ले, तो क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो हर जगह पे यूज़ होने, ठीक है। एंड आई वुड लाइक कि हम उधर जाकर रुके नहीं, जो आखिर में हम उसमें न्यूरल नेटवर्क पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क के बाद हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी कर लें, ठीक है, और उसको उसकी एग्जाम्पल करें क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है मेरे से, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम टू द स्लाइड्स। सो मिक्स सा चल रहा होगा, बोर्ड प्लस स्लाइड्स, ठीक है। सो ये उनका कोर्स का स्टार्टिंग पेज था। सो उसकी जो इंट्रो थी काइंड ऑफ वो भी पुरानी हो गई है, लेकिन बेसिकली वो ये कह रहा था कि जो फेसबुक में या एप्पल में आप कभी तस्वीर खींचे तो ऑटो टैग हो जाती है। आपको भी कभी फेसबुक पे हुआ होगा, तस्वीर खींचे में बताया था कि जी इसमें फलां फलां है, तो वहाँ पर बेसिकली मशीन लर्निंग चल रही है। आपके जो स्पैम की फ़िल्टरिंग हो रही है, आपकी कई मेलें स्पैम मेल फोल्डर में चली जाती हैं, वो भी मशीन लर्निंग टेक्निक पीछे कोई लगी है जो कि उसका टेक्स्ट पढ़ के आइडेंटिफाई करती है कि ये चीज़ जो है ये असल में स्पैम है, ठीक है। तो उसने लर्न किया है किसी तरह। उसके अलावा कहते हैं आपका जो बहुत सी फील्ड्स हैं जहाँ पर यूज़ हो रहा है, मेडिकल रिकॉर्ड्स में यूज़ हो रहा है, बायोलॉजी में यूज़ हो रहा है, जेनेटिक्स में आपका, इसके अलावा मतलब बीमारी कोई आइडेंटिफाई करना कि हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो आप उसमें भी कुछ देख सकते हैं, जिस तरह एक बहुत ही कॉमन केस होता है कि ट्यूमर देख के बता सकें कि ये मैलिग्नेंट है या बनाइन है, ठीक है। तो किसी का अगर कैंसर से वास्ता कभी पड़ा हो तो कैंसर में आपके जिस्म में एक ट्यूमर बन जाता है, ठीक है। तो आप उसका अल्ट्रासाउंड या एक्सरेज
करते हैं जिसको एक्सरे करें तो उसको मेमोग्राफ कहते हैं, ठीक है। वो मेमोग्राफ इमेज जो आपके पास आता है एक्सरे का, उसको देख के डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है किसी हद तक कि ये मैलिग्नेंट होगा कि नहीं, ठीक है, उसकी शक्ल से, ठीक है। क्योंकि बाज़ ट्यूमर होते हैं हमारे जिस्म में ही बनते हैं लेकिन वो बेनाइन होते हैं, यानी कि उनसे कोई नुकसान नहीं होता। और मैलिग्नेंट का मतलब है कि वो कैंसरस है और वो आपको कल को कहते हैं कैंसर है तो इवेंचुअली यू डाई ऑफ कैंसर जनरली, ठीक है। तो उसको टाइम पे अगर रिमूव कर दें तो फिर आपके बचने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज़ फिर आपके बचने के चांसेस कम होते जाते हैं। ये तो नहीं है फ़ौरन मर जाते हैं लेकिन टाइम लगता है, ठीक है। सो उसको आइडेंटिफाई करना कि आपको तस्वीर दे दे, ठीक है। तो ये भी उसमें आ रहा है। फेस रिकग्निशन के अलावा स्पीच रिकग्निशन, कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आइडेंटिफाई करें। कंप्यूटर को तो वो एक सेट ऑफ वेव्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, कि अगर वो उसको प्लॉट करे तो, नहीं तो नंबर्स हैं, एक एरे है जिसमें डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, डाटा ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन हमारे कान ऐसे हैं कि हम बोलते हैं तो फ़ौरन समझ आ जाता है, किसी तरह हम उसमें से पैटर्न एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ आ रही है, इसका मतलब है कि आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये काम कंप्यूटर से कराना हो तो ये मुश्किल काम है। स्पीच रिकग्निशन के अलावा स्पीकर रिकग्निशन एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। स्पीकर रिकग्निशन जो है उसमें क्या है कि बोल कौन रहा है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना। ये भी हमें पता चल जाता है, पीछे से आवाज़ आती है पता चल जाता है कौन बोल रहा है, ठीक है। फ़ोन आता है हमें पता चल जाता है किसकी कॉल है, ठीक है। तो ये इसके अलावा आपके जो और कुछ एग्जांपल लिखी हुई है हैंड राइटिंग रिकग्निशन की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दी जो हमने भी किया था। ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर, वैसे इधर मेरे पास वो वीडियो नहीं पड़ी हुई जो इसने प्ले की थी, लेकिन ये एक और स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर है जो कि एआई का कोर्स पढ़ाता है, उसका थीसिस था। और वो मतलब हेलीकॉप्टर को फ्लाई करवाना ज़रा मुश्किल काम है मशीन से, मगर वो तो जो हेलीकॉप्टर था ना वो स्टंट्स मारा था, उल्टा भी उड़ा है सीधा भी उड़ा है, सब कुछ, ठीक है। ये फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर है, ठीक है। कल को जंग होगी। टॉप गन देखी आप लोगों ने नई वाली कि नहीं देखी? किसी ने नहीं देखी? अभी आई है पिछले महीने टॉप गन, नहीं? अच्छा, इंग्लिश मूवीज का शगफ नहीं है आप लोगों को? तो काफ़ी फेमस मूवी है। हमारे ज़माने में टॉम क्रूज की कोई आई थी, बल्कि हमारे से भी पिछले में थोड़े से, हम जब छोटे थे, उसका दूसरा पार्ट अभी आया टॉप गन मैवरिक के नाम से, ठीक। सो अगर आप उसको देखें तो जो हमारे पायलट्स होते हैं उनके ऊपर बहुत एक्सट्रीम फोर्सेस लग रही होती हैं, ठीक है। जब वो अचानक से ये पुल करते हैं ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो फुल प्रेस हो रहे होते हैं सीट की तरफ, ठीक है। तो सारा ब्लड आपका नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो आम बंदा जो है ना वो काइंड ऑफ उधर बेहोश हो जाता है, ठीक है। जो हमारा इधर एक अनफॉर्चुनेटली F-16 तबाह हुआ था पिछले साल, आई गेस 23 मार्च की प्रैक्टिस में, उसकी मोस्ट लाइकली कॉज भी शायद यही है कि वो जब फुल जी पुल कर रहा था तो प्रॉब्ली हो सकता है कि वो जोन आउट हो गया उस टाइम, ठीक है, बंदा। ये भी हो सकता है कि उसने थोड़ा नीचे पुल किया हो, लेकिन दिस कुड बी अनदर रीज़न के। और उसमें कई दफ़ा होता है टेम्परेरीली आप हो जाते हैं, ठीक है। वो पायलट वैसे तेज़ था क्योंकि उसने वो जैसे ही उस आखिर की, आपको अगर वीडियो देखें तो उसने उधर घास पे भी लैंड करवाने की कोशिश की थी, बट वो हुआ नहीं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो ये जो एक्सट्रीम फोर्सेस है ना, अगर इंसान के बजाय कंप्यूटर ड्राइव कर रहा हो तो उसका ये बेहोश होने वाला चक्कर है ही नहीं, ठीक है। तो जो फ्यूचर के फाइटर जेट्स होंगे, जो अभी के UAVs भी हैं जो कि आपके ड्रोन्स हैं, ठीक है, वो रिमोटली फ्लाई कर रहे होते हैं या कंप्यूटर को आपने फ्लाइट फीड की होती है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर डॉग फाइट होती है कि आपका और अगले का जहाज अब आमने सामने है, अब आपने उधर मारना है एक दूसरे को, ठीक है। जिस तरह जो हमारे MM आलम थे जिन्होंने 65 का में 2-3 गिरा के आए थे 2-3 मिनट में, वो 2-3 मिनट ही होते हैं उसमें, या आप गए या वो गया, ठीक है, और ये चक्कर होता है।
ठीक है। तो ऑटोनोमस हेलीकॉप्टर से आपके ऑटोनोमस फाइटर्स और ऑटोनोमस ये वाले प्रॉब्लम्स भी हैं सॉल्व करने में, ठीक है। हम लोग अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन शायद कर रहे हैं कुछ लोग काम और पहुंच भी जाएं कभी, ठीक है, लेकिन लगे हों तो फिर पहुंचेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और बड़ी फील्ड है जिसको हम कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, कि आप एक तो CNN से अगर आपने स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट आ रहा हो और उसमें से चीज़ें निकालनी हो, वहाँ पे अमूमन एक और चीज़ यूज होती है RNNs, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, कि जो लैंग्वेज की प्रोसेसिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ओके, सो ठीक है। और इसके अलावा रिकमेंडर सिस्टम तो आपने देखे ही हुए हैं। आप जब नेटफ्लिक्स यूज़ करें, आप यूट्यूब यूज़ करें, साइड पे सर्च बार पे जो आ रही होती हैं, फेसबुक आपको जो अगली वीडियो दिखाएगा, टिकटॉक दिखाएगा, कोई भी दिखाएगा, तो ये कहलाता है रिकमेंडर सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग तो सिर्फ यूज़र होते हैं ना, कहीं तो आपने उस पर्सपेक्टिव से सोचा नहीं होता। आपने अगर यूट्यूब खोला है और आपने कोई वीडियो सर्च की है, ठीक है, आपने लेट्स से पसूड़ी सर्च किया और सुनना शुरू कर दिया, ठीक है, आपके साइड पे जो आ रहा है, ठीक है, अब YouTube के पास तो बिलियंस ऑफ वीडियोस हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉब्लम है कि मैं उन बिलियन में से आपको क्या दिखाऊं, ठीक है। तो वो इस गूगल उसके पीछे पता नहीं क्या क्या आपके डाटा को फरोल के देखता होगा कि ये बंदा जो है ना, ये इसके क्या इंटरेस्ट हैं, ठीक है, और ये क्या करता है, क्या एज ग्रुप है, किस इलाके में रह रहा है, उस जगह क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वो बताता होगा कि यार ये अगर मैं देखूंगा, इधर रिकमेंड करूंगा तो ज़्यादा चांस है कि क्लिक करें। YouTube क्या चाहता है? YouTube ये चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा को क्लिक करें, उसमें ऐड चले तो उसको रेवेन्यू हो, ठीक है। ऑब्वियसली जिसने वीडियो बनाई है उसको भी रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो उनके लिए ये प्रॉब्लम, फिर इसको हम कहते हैं रिकमेंडर सिस्टम, जो रिकमेंड करता है आपको कि भाई आप ये देख लें, ठीक है। यही काम नेटफ्लिक्स को भी करना होता है कि आपने एक मूवी देखी है तो वो आपको अगली मूवी रिकमेंड कर सके, ठीक है। इन सब सर्विसेज में ये होता है कि योर टाइम इज देयर मनी, ठीक है, कि आप जितना टाइम स्पेंड करोगे उतने एड्स यूज होंगे, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, ठीक है। तो वो एक उसके मुतालिक कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ फ्री हो ना तो इसका मतलब है कि उसकी कॉस्ट आप है, ठीक है। तो टिपिकली ये होता है, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली, ठीक है। तो ये मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम भी है, लेकिन कहते हैं दैट्स वाई आप वो जो, अगर मैं भी कई दफ़ा यूट्यूब के उसको कहते हैं रैबिट होल में घुस जाता हूँ कि एक वीडियो देखी तो साइड पे कोई और इंटरेस्टिंग लगी, उसको देखना शुरू कर दिया, फिर कोई और इंटरेस्टिंग लगी, उसको देखना शुरू कर दिया, बट टिपिकली ये काफ़ी ज़्यादा टाइम खाता है। तो एज अ टीचर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि मेजर योर टाइम, ठीक है। मैंने पहले भी आप लोगों को ये मशवरा दिया हुआ है कि टाइम को मेजर करें। उसका बड़ा आसान सा तरीका है, एक ऐप है रेस्क्यू टाइम के नाम से, ठीक है, वो इंस्टॉल कर लें मोबाइल पे भी लैपटॉप पे भी, ठीक है, और हर हफ्ते बाद ना देख लिया करें कितने घंटे किस चीज़ पे लगे। आपको बड़ी हैरानी होगी जब आप असल नंबर्स देखेंगे। आपका ये ख्याल होगा कि मैं 4 घंटे पढ़ता रहा, ठीक है, उस 4 घंटे में से जो है ना 1 घंटा तो आप साथ साथ व्हाट्सएप पे लगे हुए थे, ठीक है, 1 घंटा आपने बीच में ब्रेक ली, 1 घंटा, वो पता चलेगा वो 4 घंटे में से जी मैंने आधा घंटा जो है असल में पढ़ा है। और वो फिर आपको असल एहसास होता है कि यार अच्छा मैं इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहा था, और फिर आप किसी और के लिए नहीं अपने लिए ये काम करें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये काम करता रहता हूँ हर कुछ अरसे बाद, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन मेरा ज़्यादा टाइम खा रहा है। और जिस तरह अभी मैंने रिसेंटली 2-3 महीने पहले अपने मोबाइल से फेसबुक की ऐप डिलीट कर दी है, ठीक है। तो मेरे पास अब फेसबुक की ऐप नहीं है, मैं फेसबुक से नहीं ख़त्म होना चाहता, लेकिन मैं अकाउंट डिलीट नहीं किया, ऐप डिलीट किया, क्योंकि रात को आप बिस्तर में सोने बैठते हैं, आप फेसबुक खोलते हैं, एक वीडियो आती है, दूसरी वीडियो आती है, उसमें लगे रहते हैं, ठीक है। बाकी वो नई जनरेशन वाले तो मैंने वैसे ही इंस्टॉल नहीं किए हुए, ये स्नैपचैट और टिकटॉक और ये इस किस्म की मेरे पास है ही नहीं, लेकिन फेसबुक वॉज काइंड ऑफ डूइंग दिस। आजकल मुझे लग रहा है कि ये यूट्यूब शॉर्ट्स जो है ना, ये भी कई दफ़ा आपको, क्योंकि वो आपको लग रहा होता है अच्छा 2 मिनट की है, चलो देख लेते हैं क्या है, ठीक है, तो अगला 2 मिनट, फिर अगला 2 मिनट, वो घंटा गुजर जाता है उसमें, ठीक है। तो अपने टाइम को खुद वैल्यू करें, ठीक है। और ये नहीं कि कोई बहुत ही हार्ड रूल्स बना लें, लेकिन सॉफ्ट रूल्स में एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया कि आप किधर खड़े हैं, यानी कितना टाइम ज़ाया करें। उसका तरीका मेजरमेंट होता है कि अगर इफ़ यू मेजर तो आपको पता चल जाए। ओके,
सो व्हाट इज मशीन लर्निंग? सो आर्थर सैमुअल एक बंदा था जिसने चेकर्स का एक प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। चेकर्स हमारे इधर शायद इसको ड्राफ्ट कहते हैं, राइट। तो वो क्या था कि उसको खुद नहीं खेलनी आती थी, बट उसने कंप्यूटर को ट्रेन किया कि वो बहुत सारी गेम्स देख के इतना ट्रेन हो जाए कि वो खेल सके, और वो इसी वजह से मशहूर हुआ क्योंकि वो अक्सर अच्छे प्लेयर्स को भी बीट कर जाता था, ठीक है। और उसकी जो डेफिनेशन थी वो ये थी, फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न विदाउट एक्सप्लिसिटली बीइंग प्रोग्राम, कि जिसमें ऐसी स्टडी जिसमें कंप्यूटर के पास एबिलिटी आ जाए जिसको आपने प्रोग्राम नहीं किया कि तुम एग्जैक्टली ये काम करो, वो खुद ही से लर्न कर ले, ठीक है। इसकी ज़्यादा थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशन जो है जो टॉम मिचेल ने की है कि एक वेल पोज्ड लर्निंग प्रॉब्लम क्या है, कि एक लर्निंग प्रॉब्लम को अगर हम सही तरीके से एक्सप्लेन करें तो वो क्या है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई, किसी एक्सपीरियंस से आप लर्न कर रहे हैं जिसको हमने कहा ई, विद रिस्पेक्ट टू सम टास्क टी, सो हमने उसको नाम दे दिया कि ये टास्क टी है, एंड सम परफॉर्मेंस मेजर पी, if its performance on T as measured by P improves with experience E, ठीक है। तो आपने कोई टास्क दे दिया, वो टास्क हो सकता है गेम खेलना, वो टास्क हो सकता है कि स्पैम आइडेंटिफाई करना, वो टास्क हो सकता है बंदे को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। अब वो शुरू में हो सकता है कि वो उसको ना करे, ठीक है, तो आप उसको कोई एक्सपीरियंस देंगे, ठीक है, जिससे वो गुजर के सीखे, ठीक है, एक्सपीरियंस ई, और उसमें फिर आपको किसी तरह मेजर करने का तरीका होना चाहिए परफॉर्मेंस पी, ठीक है। अगर वो ओवर टाइम ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी मशीन लर्न कर रही है विद दैट एक्सपीरियंस, ठीक है। ये है तो बड़ी छोटी सी बात, लेकिन मैं अगर ये बताऊं तो ये बड़े पते की बात है। ये बहुत छोटे से छोटे सिस्टम्स पे भी अप्लाई होती है, बड़े यानी जो सिंपल न्यूरॉन होता है ना, एक हमारे ज़हन में मेरा दिमाग में मेरा ख्याल है 100 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, और रफली एक न्यूरॉन की ना 10,000 इनपुट और एक आउटपुट होती है, तो वो एक डिसीजन देता होता है, ठीक है, कि 1 या 0, ठीक है, बहुत सारी इनपुट लेके, ठीक है, उनको स्केल करके कि यार ये इतना फैक्टर है, ये इतना फैक्टर है, तो चलो जी स्केल किया, तो सबका आगे कोई थ्रेशोल्ड लगाया कि अगर ये इससे बड़ा आ गया तो जी ये ठीक है, नहीं तो नहीं, गलत है, ठीक है। बेसिकली न्यूरॉन ये काम कर रहा है। तो अगेन यहाँ पर आप एक परफॉर्मेंस पी मेजर कर रहे हो, कितना अच्छा वो डिसाइड कर रहा है, और उसकी बेस पे हमारा दिमाग ट्रेन हो रहा होगा। तो छोटे लेवल पे भी यही है, ठीक है, कि आप किसी एक्सपीरियंस से इसको गुजारेंगे न्यूरॉन को, जिस पे वो परफॉर्मेंस पी मेजर करेगा, वो उस पर ट्रेन होगा। तो बड़े लेवल पे भी शायद यही है, हमारी लाइफ भी शायद यही है कि हम थ्रू एक्सपीरियंसेस लर्न करते हैं, और आखिरत में फिर वो परफॉर्मेंस जो होगी ना, गेज होगी कि भाई एक तो लाइफ में तो हम करते जाएंगे, लेकिन एंड पे जाके वो परफॉर्मेंस जो होगी वो उसका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये छोटे लेवल पे भी है, बड़े लेवल पे भी। ओके, सो क्विक क्वेश्चन, ये बीच बीच में इसने वैसे बहुत अच्छा कोर्स बनाया था कि साथ ही क्वेश्चन आपको टेस्ट भी कर ले कि आपका क्या कितना समझ आई है, ठीक है। सो ये ऊपर डेफिनेशन वही वाली लिखी हुई है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो एक्सपीरियंस ई से लर्न करेगा, परफॉर्मेंस पी मेजर करेंगे। तो अगर आपका एक ईमेल प्रोग्राम है जो कि आपकी ईमेल्स को देखता है, ठीक है, और उनको मार्क करता है कि वो स्पैम है या नहीं, ठीक है। सो सपोज योर ईमेल प्रोग्राम वॉचेस विच ईमेल्स यू डू और डू नॉट मार्क एज स्पैम, and based on that learns how better filter spam, ठीक है। what is the task T in this setting, ठीक है। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो देखता है कि आपने किसी ईमेल को कहा कि ये स्पैम है, ठीक है, फिर दोबारा किसी को नहीं कहा, किसी को कहा, किसी को नहीं कहा, तो आपके एक्शंस की बेस पर उसने लर्न किया कि यार इस टाइप की मेल जो होगी ना ये स्पैम होगी, ठीक है। तो इनमें से, इन चारों में से कौन सा काम जो है वो टास्क है इनमें से, टास्क टी। पहला है क्लासिफाइंग ईमेल्स एज स्पैम और नॉट, दूसरा है वॉचिंग योर लेबल, यू लेबल ईमेल स्पैम और नॉट, आपको लेबल करते हुए देखना क्या ये उसका टास्क है, क्या ये उसका टास्क है। द नंबर ऑफ ईमेल्स करेक्टली क्लासिफाइड और स्पैम और नॉट, कि कितनी ईमेल स्पैम है कितनी नहीं है। नन ऑफ द अबव या क्लासिफाइंग ईमेल स्पैम, कौन सा आपको लगता है कि फर्स्ट वन। ओके, सो आप इसका मतलब है कि समझ आ रही है आपको, ठीक है। ओके, सो मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम है ना वो उनको अगर हम ब्रॉडली कुछ कैटेगरीज में तकसीम करें
तो कुछ स्किल आते हैं। अच्छा, आप कभी बैठे हो मशीन लर्निंग वाले बात कर रहे हो तो कुछ फैंसी वर्ड्स यूज़ कर रहे होंगे और आप फ्री में हो सकता है इम्प्रेस हो जाए कि वो पता नहीं क्या चीज़ है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे तो मोस्टली दे आर सिंपल थिंग्स विद सम फैंसी नेम। ठीक है, तो आप और कुछ नहीं तो इस कोर्स के बाद ना फड़े मार सकें। ठीक है, कि ये लफ्ज़ यूज़ कर सकेंगे। ठीक, बट होपफुली वी आर बेटर देन दैट। ठीक है, ओके। सो हमारा पहली चीज़ है सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सो दो किस्म की होगी। सुपरवाइज्ड लर्निंग हम उसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें जो चीज़ आपने लर्न करनी है उसके लिए आप पहले से लेबल डाटा रखा हुआ हो आपने। मिसाल के तौर पर जो फेस रिकग्निशन का प्रॉब्लम था, उसमें अगर मैंने उसको बताना है कि भाई यासिर का मुंह डिटेक्ट करो, ठीक है, तो मैंने उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, अपनी बहुत सारी तस्वीरें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट पोज में खींच के उसको दे दिए। तो मैंने उसको एक लेबल डाटा सेट एग्जांपल्स पहले से उसको पकड़ा दिए। ठीक है, तो जब आप पहले से उसको एक एग्जांपल्स कुछ पकड़ा देते हैं कि इसकी बेस पे लर्न करो कि कोई चीज़ क्या है क्या नहीं, उसको हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, इसमें आप सुपरवाइज कर रहे हैं उस लर्निंग प्रोसेस को और उसको बता रहे हैं कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग में आप उसको डाटा देते हैं और आप कहते हैं मुझे नहीं पता कि इसमें क्या चीज़ क्या है, तुम ढूंढ के लाओ। ठीक है, सो इनमें अक्सर आप चाह रहे होते हैं कि वो क्लस्टर कर सके डिफरेंट ग्रुप्स में खुद से। ठीक है, ये कि ये टाइप ए चीज़ है, ये टाइप बी चीज़ है, ये टाइप सी चीज़ है। ठीक है, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में आप क्या करते हैं कि पहले से एग्जाम्पल्स नहीं प्रोवाइड करते और आप उसको कहते हैं कि यार ये डाटा है, इसमें से ढूंढ के लाओ, इसमें कितनी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं चीज़ों की। ठीक है, तो वो खुद ऑटोमेटिकली वो टाइप किसी तरह आइडेंटिफाई करेगा किसी एल्गोरिदम की बेस पे। ठीक है, उसके अलावा रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, रिकमेंडर सिस्टम्स हैं, ये डिफरेंट और यूज़ होते हैं। ठीक है, गेम्स में अक्सर रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ होती है, एआई का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है, और हम इस कोर्स में प्रैक्टिकल एडवाइस भी देख रहे होंगे कि क्या चीज़ किस जगह पर बेहतर है। अच्छा, इस कोर्स की अच्छी बात ये थी कि ये कोर्स बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं था, थ्योरेटिकल नहीं था। ठीक है, और ज़्यादा अप्लाइड था कि आप चीज़ें बनाएं चलाएं और उसमें उसकी सेंस बना सकें। अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकल कोर्स पढ़ना चाहें तो स्टैनफोर्ड की एक कोर्स सीरीज़ है, मेरा ख्याल है 229A है जो कि इसको रेफ़र करता है, और 229B है या 229 है जो मैथमेटिकल है थोड़ा सा, बट मुझे वो नंबर भूल गया। आप अगर YouTube पे देखेंगे तो पहले ही वीडियो में उसने एंड्रू इंग ने बताया हुआ है कि कौन सा वाला थ्योरेटिकल है कौन सा नहीं है। कोर्सेरा पे एक डीप लर्निंग की वो भी है, कोर्सेज की लिस्ट भी है, एक सीरीज़ भी है जो कि आप पूरी भी देख सकते हैं जिसमें डीप लर्निंग एंड उससे आगे। लेकिन अगेन अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग मेरा ख्याल है इस दफ़ा एक कोर्स भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं, राइट, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो आपका पीछे कुछ रहता था। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं करना और FIP आपने उसके अलावा करना है। सो जैसे यही सीख ले। ठीक है, जब ये हो जाएगा फिर अगले सेमेस्टर में आपके पास टाइम होगा। सो सुपरवाइज लर्निंग पे आ जाते हैं। ठीक है, सो ये एक सुपरवाइज लर्निंग क्या है। ठीक है, ये अमेरिका की कौन सी जगह थी ये मुझे भूल गया, डाटा सेट किधर का था, पोर्टलैंड का था या कुछ इस तरह की जगह थी। ठीक है, जिसका डाटा सेट था जिसमें लेट्स से कि आपको ये पता है कि आप घर की प्राइस प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो घर की प्राइस प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन कि उसका साइज कितना है। ठीक है, कितने स्क्वायर फीट उसका साइज है। ठीक है, जिस तरह हम इधर कहेंगे कि यार कितने मरले का घर है, मरला हो जाए या स्क्वायर फीट हो जाए, वो तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है ना हमने। ठीक है, तो हमें पता होगा यार कितने स्क्वायर फीट क्या है तो कितनी उसकी प्राइस होगी। सो आपके पास पिछली सेल्स का डाटा होता है। ठीक है, कौन कौन से घर बिके। ठीक है, उसकी बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्यूचर में प्राइस क्या होनी चाहिए। आपका कोई दोस्त है वो कहता है यार मैंने घर लेना है 1 कनाल का हो। ठीक है, तो जी मैंने G10 में लेना है या F7 में लेना है। ठीक है, तो अब आपके पास अगर F7 का डाटा हो जो पिछली
सेल्स बहुत सारी हुई हैं, तो वो कुछ इस किस्म का होगा, ठीक है, कि जिसमें आपने कहा होगा अच्छा यार इतने स्क्वायर फीट है तो ये प्राइस है, इतने स्क्वायर फीट है तो ये प्राइस है, और ये कोई बिल्कुल एग्जैक्ट मैप नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको इसके अंदर इसका कोई प्रेडिक्टर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सो इसका प्रेडिक्टर आप किस किस्म का बना सकते हैं, मैं बोर्ड पे आ जाता हूँ, मेरा ख्याल है। तो लेट से कि कुछ इस किस्म का आपका डाटा था कि ये पॉइंट्स थे, ठीक है, राइट। तो एक प्रेडिक्टर इसका ये हो सकता है कि मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, मैं एक स्ट्रेट लाइन से इसको प्रेडिक्ट कर दूं। एक प्रेडिक्टर ये हो सकता है कि मैं कोई कर्व बना दूं, ठीक है, डिफरेंट तरह के प्रेडिक्टर हो सकते हैं ना, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद एन एग्जांपल जिसमें हम स्ट्रेट लाइन प्रेडिक्टर बनाएंगे, सिंपलेस्ट काइंड ऑफ प्रेडिक्टर, ठीक है, और हम देखेंगे कि वो कौन सी स्ट्रेट लाइन है जो इसके ऊपर फिट बैठती है। एक तरीका तो ये हो सकता है ना कि मैं इसको प्लॉट करूं और उसकी हाथ से वो लाइन ड्रॉ कर दूं उसके अंदर, ठीक है, और उसके हिसाब से जब मेरे पास ये लाइन होगी, अब मुझे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये मेरी वो लाइन है, ठीक है, अब मुझे कोई कहेगा यार इतने स्क्वायर फीट है मेरे पास, तो बताओ क्या प्राइस होगी, तो मैं इधर जाऊं और देख लूं कि वो क्या वैल्यू बनती है। इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास है, कोई मुझे एक्स बताएगा, मैं उसका वाई निकाल के बता दूंगा, बात खत्म, ठीक है। तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन तो कभी पढ़ी होगी है ना, क्या होती थी, याद है किसी को? मल्टीपल थी वैसे, एक फॉर्म तो याद ही होगी किसी को, y इज इक्वल टू एफएससी में नहीं पढ़े, mx प्लस सी। m क्या होता था, किसी को याद है m क्या होता था उसमें? अगर मैं ये लाइन बनाऊं, लेट से ये 10 है y पे, तो y इज इक्वल टू m क्या होगा, 10x हो जाएगी, 10x प्लस क्या हो जाएगा, c क्या होगा, वो क्या होगा, फिर c10 होगा। तो c जो होता है वो होता है y इंटरसेप्ट के y को किस जगह पे टच करे, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन है तो y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन है, x जो मर्जी कर लो y 10 ही रहता है। और m क्या था, हाउ अबाउट कि मैं इसको 45 डिग्री के एंगल पे ले जाऊं, या चलो इधर नहीं बनाता, इधर बना देता हूं। अब c क्या है, अगर ये वाली लाइन हो, ये x है, ये y है, तो इस वाली लाइन में ये 45 का एंगल अलर्ट से कि मैं अगर 1 इधर जाता हूं तो 1 ऊपर भी चला जाता हूं। c क्या होगा इस केस में, नहीं याद आप लोगों को? एफएससी में सवाल ही निकालते रहो लगता है। यार तुम लोग छठे सातवें सेमेस्टर में पहुंचे, ये तो मानी चाहिए, बेसिक्स है, नहीं कोई बात नहीं भी आती तो विल डू इट। ये बड़ी सिंपल सी इक्वेशन, ठीक है। अगरचे मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ, बट स्टिल ये आपको पता होना चाहिए। मैं सी को फिलहाल निकाल देता हूँ। ये जो m है ना, ये होती है लाइन की स्लोप, ठीक है। स्लोप किसको कहते हैं, स्लोप कहते हैं कोई चीज कितनी टेढ़ी है, वो बड़ी स्लोप है, ठीक है। जब पहाड़ी उतरे हो आप, ये तो बड़ी स्लोप है, ठीक है, ऊपर चढ़ना हो इतनी स्लोप पे चढ़ेंगे, ठीक है। तो स्लोप इसी को ही कहते हैं, ठीक है। तो स्लोप को मैयर कैसे करते हैं, स्लोप को मैयर ऐसे करते हैं, इसको हम कहते हैं राइज ओवर रन, ठीक है। कि अगर मैं इस तरफ 1 यूनिट चलूंगा तो इस तरफ कितने यूनिट चलता हूँ, इनको आपस में इनकी जो रेशो है, लेट से मैं इधर 1 यूनिट चलता हूँ और इधर 2 यूनिट चलना पड़ता है, तो इसका मतलब इसकी स्लोप है 2/1, कि ये राइज ओवर रन, कि हाइट कितनी है ओवर, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे कि यार इसकी स्लोप हो गई 2। अगर मैं एक इस तरफ जाऊं और एक इस तरफ जाऊं तो ये 1/1 होगी, तो इसका मतलब स्लोप 1 होगी, ठीक है। आप लोग सारे इंजीनियर हैं, आपको पता है इसको हम tan थीटा भी कहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस को हम tan थीटा भी कहते हैं। तो ये स्लोप हम
इसीलिए हम कहते हैं ना स्लोप ऑफ टेंजेंट, खैर वो टेंजेंट एक और वजह से कहते हैं, लेकिन एनीवे ठीक है, वो जो एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, लेकिन उसकी जब हम स्लोप की बात करते हैं तो हम राइज ओवर रन की बात ठीक है। और ऑब्वियसली जब बिल्कुल फ्लैट हो जाए तो अब राइज 0 हो गया तो 0/1 बन गया, तो वो भी 0 आ गया, जिस तरह पिछले केस में स्लोप 0 थी ठीक है। अगर मैं नीचे की तरफ चल जाना शुरू हो जाऊं उल्टा ठीक है, तो आप 1 इधर गए तो इस तरफ -2 चले गए लेट से ठीक है, तो 1/-2 हो जाएगा, जो कि -1/2 ही है, माइनस नीचे लगे ऊपर लगे एक ही बात होता है, तो -½ हो गई, तो समझना नीचे की तरफ हम हाफ जा रहे हैं ठीक है। तो सेम गोज फॉर दिस थिंग कि अगर आप लेफ्ट साइड पे चले गए तो आप -1 गए, दिस इज एक्चुअली इक्वलेंट ठीक है, कि इधर गए या उधर गए वो एक ही स्लोप बनती है ठीक है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि मैं लेफ्ट पे चला गया या राइट पे चला गया ठीक है। तो y = mx + c का मतलब है कि आप अगर इस तरफ एक 1 जा रहा हूं और इस तरफ 1 जा रहा हूं और c को फिलहाल भूल जाते हैं, तो y = mx इस केस में इक्वेशन बन गई। तो मैंने कहा कि y = x, कि अगर x 1 होगा तो y भी 1 होगा, x 2 हो जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, x 3 होगा तो ये भी 3 हो जाएगा ठीक है। अगर ये उससे डबल स्लोप पे होता तो मैं कहता x 1 हो जाएगा तो y 2 हो जाएगा, x 2 होगा तो y 4 हो जाएगा, तो उसको मैं कहता है कि y = 2x चल रहा है, जो भी x आ रहा है उससे डबल हो जाता है, समझ आ रही है ना बात। तो ये स्लोप काइंड ऑफ हो गया। c क्या चीज है, वो इस पूरे लाइन को ऊपर नीचे मूव करने के लिए ठीक है। अगर ये लाइन 0 पर है तो c 0 है, अगर ये लाइन 1 पर है तो c 1, 10 पे है तो 10, -1 पे है तो c -1 ठीक है। तो आपको कोई भी लाइन बनानी हो तो आपको अगर वो नजर आ रही है ना ग्राफ पे ठीक है, यानी ये मैंने हाथ से बनाई लेट से, तो मैं आई कैन ऑलवेज फिगर आउट के यार अच्छा ये तो हो गया c यहाँ से यहाँ तक ठीक है, लेट से ये था 10, मैंने कहा यार c तो हो गया 10, फिर मैंने इसकी स्लोप निकाल दी कि यार मैं 10 पॉइंट इधर जाता हूँ तो कितना ऊपर चढ़ता है ठीक है, तो उसको इससे डिवाइड कर दिया तो वो मेरे पास m आ गया ठीक है। तो लेट से अगर ये 1 है और ये 3 इस तरफ चला जाता है तो ये 1/3 होगी स्लोप, तो मैंने कह दिया जी y = 1/3x + 10 ठीक है। तो ये भी मैंने अज्यूम किया कि ये 10 से स्टार्ट हो रहा है और ये इस तरह जा रहा है ठीक है, और ये उसकी थर्ड स्लोप काइंड ऑफ। c को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, कि y को किधर इंटरसेप्ट करता है ठीक है। मे भी आज क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ ये बता देता हूँ, ये मैंने वैसे आप लोगों को पहले भी कभी बताई थी कि 2-3 ऑपरेशन किसी भी ग्राफ पे जो होते हैं ना वो आप लोगों को आने चाहिए, वो आपको ज़िंदगी को बड़ा आसान बना देते हैं ठीक है। आपको कोई भी शेप गिवन है ठीक है, यार कोई मार्कर किसी के पास नहीं है, नज़र आ रहा है काम ही, ये काम नज़र आ रहा है ना, मार्कर कोई लाता है जल्दी से, क्या है तुम्हारे पास? नहीं चल पास कर देगा अम्मी तो थोड़ी देर, फिर नेचुरल ब्रेक हो जाएगी फिर कर। ओके सो काइंड ऑफ आज तो हम ज़्यादा इंट्रोडक्टरी रहे, लेकिन एक छोटी सी इंट्रोडक्शन जो कि मशीन लर्निंग की है, जो मुझे जो आपका ये सवाल था ना कि ये सी किधर आएगा, कुछ बेसिक ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए, जिस तरह y = mx + c हमने देख लिया ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ लाइन का ग्राफ ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने कभी देखा होगा कि अगर मैं दिस इज y = x ठीक है, अगर मैं y = x² करूंगा तो क्या होगा, जब x 1 होगा तो y 1 ही होगा स्टिल ठीक है, y = x² में ठीक है। जब x 2 होगा तो y 4 हो जाएगा, तो वो ऊपर चला जाएगा राइट। तो वो कुछ इस किस्म का ग्राफ बन जाता है ठीक है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है एज कंपेयर टू ये। अगर x³ अच्छा इसी की दूसरी साइड पे चला जाऊं तो माइनस में स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो -1 पे भी ये 1 बनेगा, और फिर स्क्वायर करेंगे तो ठीक है इस तरह का ग्राफ बन जाएगा ठीक है। अगर मैं
एक्स क्यूब ले रहा होता तो वो क्या होता, वो इससे भी तेजी से ग्रो करता। 2 पे आता तो क्या बनता, वो 2 का क्यूब 8, तो ये इससे भी डबल पे चला गया होता। 1 का 1 नहीं होता, तो वो काइंड ऑफ इससे भी तेजी से ग्रो करता। ठीक है, शेप इसी किस्म की होती कि नीचे से फैल के ऊपर की तरफ जा रहा है। बट माइनस साइड पे क्या होता, माइनस साइड पे ये होता कि -1 का क्यूब +1 नहीं होना था, यही चीज लेकिन ठीक। तो x⁻n का जो ग्राफ होता है ना, वो अगर इवन नंबर हो तो वो इस तरह का होगा, ऑड नंबर हो तो ये इधर से ऊपर जा, इधर से नीचे। ये मोटा सा एक ज़हन में आपको होना चाहिए। ठीक है, x = x⁻n का। ठीक है, और जितनी पावर बढ़ती जाएगी उतना स्पीड से वो ऊपर जाएगा, यानी कि वो फिर दूसरे वाले को बहुत पीछे छोड़ जाएगा, थोड़ा सा आगे चले जाए। ठीक है, तो दूसरे का इफेक्ट ऑलमोस्ट नलिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी ने कहा हुआ ना x³ + 3x, ठीक है, तो अब x का इफेक्ट काफी हद तक नलिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये x बहुत स्लो जा रहा है। तो यही x³ वाला ग्राफ थोड़ा सा इससे हिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये तो चलो एक बेसिक शेप थी ना जो मैं आपको बताना। इसी तरह आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कभी देखी होगी ना। सर्कल क्या होता है, ये सेंटर है, यहां पर कोई पॉइंट है। ठीक है, मैं भी ओरिजिन पे बना रहा हूं। मैं सर्कल आपको इस कोर्स में कहीं पे भी यूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको किसी और चीज की वजह से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो कॉन्सेप्ट जरा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर ये x है और ये y है और इसका रेडियस r है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमें, x² + y² = दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। यही इक्वेशन ऑफ सर्कल है कि जब भी मैं कहीं पे भी ले लूंगा तो ये r ही बनना है। तो x का स्क्वायर लूं, y का स्क्वायर लूं, उनको जमा करूं हमेशा। ऐसे तमाम पॉइंट जो जिसमें x का स्क्वायर लूं, y का स्क्वायर लूं, r का स्क्वायर लूं, अगर उधर डॉट लगा दूं तो ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा एक समझ आ गई। अच्छा, जो मैं समझाना चाह रहा था ना, वो 2 ऑपरेशन समझाना चाह रहा था। एक लीनियर शिफ्ट, अगर ये वाला सर्कल मैंने इस जगह के बजाय इस जगह पे बनाना है। ठीक है, सेम सर्कल, और कोई चेंज नहीं करनी, सेम सर्कल मैं इस जगह के बजाय इस, लेट्स से ये 10 है। ठीक है, x = 10। किसी भी ग्राफ को, चाहे ये ग्राफ होता, ये वाला ग्राफ मैं चाहता हूं इधर नहीं, लेट्स ये एक x³ का ग्राफ है, ये मैं इधर बनाना चाहता हूं, राइट, 10 पे। तो एक मेरे पास इक्वेशन थी y = x³, एक थी x² + y² = r²। दोनों को मैं क्या करना चाह रहा हूं, 10 का राइट शिफ्ट देना चाह रहा हूं। ठीक है, तो उसका बड़ा आसान सा तरीका होता है, जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह x - 10 कर दे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इधर x³ था, अगर मैं y = x - 10 होल क्यूब करूंगा तो इसका क्या मतलब है कि जहां पर पहले ये 0 होता था, अब पहले x 0 पे 0 था, अब x की जगह 10 पुट करूंगा तो 10 - 10 0 होगा। ठीक है, जहां पर ये पहले 1 होता था, अब मैं वो 11 पे जाऊंगा तो वो माइनस, तो यानी कि 1 जो है वो 11 पे मूव हो गया। ठीक है, जहां पर पहले ये -1 होता था, ठीक है, वहां पर अब मुझे ये 9 रखना पड़ेगा, तो 10 में से 1 पीछे आ जाएगा। सारी चीजें एक बिल्कुल लीनियरली एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगी। ठीक है, यही काम इधर भी कर सकते हैं। अगर मैं इसके बजाय लिख दूंगा x - 10 होल स्क्वायर + y + r², जहां जहां x आ रहा है इक्वेशन में, उस पे आप x - 10 कर दें, वो 10 पे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या असूल आपने ध्यान में रखना है, ये कि x की जगह आप x - a डाल दें तो वो पॉइंट a पे मूव हो जाएगा ग्राफ। यही काम आप y पे भी कर सकते हैं। y की जगह लेट्स से मैं b लिख देता हूं टू डिफरेंशिएट इट। ठीक, y - b कर दूं तो वो y b पे मूव हो जाएगा। तो अगर मैंने इसको 10 20 पे लेके जाना था, यहां पे ये सर्कल बनाना था, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह x - 10 कर दूंगा, y की जगह y - 20 कर दूंगा, तो ये उधर मूव हो जाएगा।
और इसी को अगर मैं ए बी लिख दूं तो ये जनरल इक्वेशन है कि पॉइंट ए बी पे मूव करने की इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, मुझे वहां से क्यों याद आई थी पिछले सवाल से, आपने पूछा था ना कि ये y पे क्यों मूव हो रहा है। y इज इक्वल टू एम एक्स हमारी इक्वेशन है इस तरह की लाइन की, राइट, जिसमें m है उसकी स्लोप, ठीक है। अगर मैं y की जगह y माइनस सी लिख दूं तो वो कहां पर जाएगी, c पे चली जाएगी, ऐसे ही है ना। तो मैंने y की जगह y माइनस सी पुट कर दिया, ठीक है, तो ये पॉइंट सी पे चली जाएगी, ठीक है। ये बात समझ आ रही है ना, y एक्सिस पे, क्योंकि y की जगह मैंने पुट किया, तो यही सी हमने दूसरी तरफ लेके गए हुए, ठीक है, तो y इंटरसेप्ट बन जाता है, ठीक है। तो मैं दो चीजें आपको समझाना चाह रहा था। इसको हम कहते हैं कि हम ट्रांसलेट करके किसी और जगह लेकर जा सकें, किसी भी ग्राफ को, कोई भी ग्राफ है जिसकी इक्वेशन आपको नोन है, आपने उसको मूव करना है इधर उधर, जस्ट जिस जगह पे मूव करना है उसका ए बी आपको पता है, यानी कि एक्स वाई पता है, तो जहां जहां एक्स आ रहा था वहां पर एक्स की जगह एक्स माइनस ए पुट कर दें, जहां जहां वाई आ रहा था वाई की जगह वाई माइनस बी, पूरी इक्वेशन में जो इक्वेशन उसको बेशक फिर सिंप्लीफाई करके जो भी बनाना है वो आपका काम, लेकिन इन दी एंड नई इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक। और एक छोटी सी और चीज होती है कि आप फॉर एग्जांपल सर्कल है, आप इस सर्कल को एलिप्स बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये इस तरह की शेप बन जाए, जो चीज 1 पे आ रही थी वो अब 2 पे चली जाए, ठीक है। तो आपका असल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे एक्सपैंड करना चाहते हैं तो जितने फैक्टर से एक्सपैंड करना है ना, उससे जहां जहां एक्स आ रहा है उसको डिवाइड कर दें, यानी एक्स ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर करेंगे ना, तो अब क्या होगा, जो x1 पे आना था अब मैं x2 पुट करूंगा तो 2 ओवर 2 1 बनेगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो इसका मतलब है कि आपने अगर उसको ट्वाइस एक्सपैंड करना था, यानी 1 को 2 पर लेकर जाना था, तो आप उसको 2 से डिवाइड कर, जितना एक्सपैंड करना था उतने से डिवाइड कर दें। एक्स साइड पे एक्सपैंड करना है तो एक्स को डिवाइड कर दें, अगर इसके बजाय मुझे ये यही रखना था लेकिन y पे एक्सपैंड करना था तो मैं y को डिवाइड कर दूं बजाय x के, ठीक है। तो ये आपकी एलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और ये भी कर सकते, और इट्स ट्रू फॉर एवरी शेप, यानी कि मैं इसको अगर खींच के कहता हूँ कि नहीं यार ये जो है ना ये जरा खींच के इस तरह का हो जाए जरा, ठीक है, डबल हो जाए एरिया पे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम उसको कहते हैं 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो डबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई किसी हद तक? ओके, तो हमने आज मशीन लर्निंग कम पढ़ी, बट नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। हम इसी एग्जांपल से शुरू होंगे, सुपरवाइज लर्निंग की पहली एग्जांपल है और इसको हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना फैंसी वर्ड, लीनियर रिग्रेशन इसको कहते हैं। एंड पे दो तरह के एग्जांपल्स होती हैं, एक वो जिनमें हमने कोई कॉन्टिन्यूस वेरिएबल बनाना होता है, जिस तरह इस केस में जो हमने प्रेडिक्शन करनी है वो एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, तो कोई भी एरिया दे दो और मैं उसके हिसाब से प्राइस बता दूंगा। कुछ होती हैं जिनमें हमें डिस्क्रीट आउटपुट चाहिए होती है कि आपने उसको इमेज दिया, आपने बताया कि भाई इसमें यासिर है कि नहीं है, इसमें उस्मान है कि नहीं है, इसमें बिलाल है कि नहीं है, तो कौन है, ठीक है, बंदा, तो या बंदा है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको जो डिस्क्रीट वाला होता है ना उसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे लीनियर रिग्रेशन से और देखेंगे कि मशीन लर्निंग काम कैसे करती है, देन विल मूव ऑन टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड सो ऑन। ठीक है जी, यहाँ पे हम रोकते हैं।